है कि ईरान इस जंग के दौरान आग में घी डालने का काम कर रहा है। दरअसल एमओयू होने के बावजूद G7 जुलाई को मतलब 6-7 जुलाई को ईरानी मिसाइलों और प्रोजेक्टाइल्स ने हॉर्मुज में 3 टैंकर्स को निशाना बनाया। इन हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा और कतर ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था। हालांकि ईरान ने कहा कि यह जहाज सिग्नल बंद करके हॉर्मुज पार करने की कोशिश में थे, लेकिन इन घटनाओं ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया था। कीमतें बढ़ गई थी, शिपिंग ट्रैफिक ठप हो गया और अमेरिका को तुरंत जवाबी स्ट्राइक्स करने का मौका मिल गया। इससे सीजफायर पूरी तरह से टूट चुका था। मतलब जो सीजफायर अमेरिका और ईरान के बीच हुआ था, वो सीजफायर ईरान के हमले के बाद टूट गया। इसके बाद ईरान की यह रणनीति संघर्ष को आर्थिक रूप से व्यापक बनाने और अमेरिका और उसके गल्फ सहयोगियों पर दबाव बढ़ाने वाली साबित हुई। इसके अलावा 8 जुलाई को अमेरिका के ईरानी टारगेट्स पर हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम बेस और बहरीन के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर समेत कई अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए। ये हमले ईरान की रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं, जिसमें वो यूएस की प्रत्यक्ष सैन्य मौजूदगी वाले गल्फ देशों को निशाना बनाकर संघर्ष को व्यापक बनाता है और अमेरिका पर अपने सहयोगियों की सुरक्षा का दबाव बढ़ाता है। पूरे युद्ध में ईरान ने यूएस बेसिस पर बार बार हमले किए, जिससे अमेरिकी सैनिक घायल हुए, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा और क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। अब एक बार फिर से ईरान वही कर रहा है ताकि सब कुछ एस्केलेट हो और अमेरिका जंग में कूदे। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ये क्यों करना चाहता है, या ईरान अमेरिका से सीधे लोहा क्यों लेना चाहता है। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें 60 दिनों का सीजफायर था। इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति थी, प्रतिबंधों में राहत जैसे प्रावधान शामिल थे। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया था। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए टकराव भी जारी रखा। ईरान ने एमओयू के तुरंत बाद हॉर्मुज पर फिर से प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इसके लिए उसने इजराइल के लेबनान पर हमलों को वजह बताया। नए अंतर्राष्ट्रीय रूट्स रिजेक्ट किए गए और अब टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए गए। अमेरिका ने इसे सीजफायर का उल्लंघन मानते हुए एमओयू को ओवर घोषित किया, मतलब कि एमओयू को खत्म घोषित कर दिया। इसके बाद फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान की प्लानिंग संघर्ष को अमेरिका ईरान द्विपक्षीय स्तर से आगे बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैलाने की। इसके तहत ईरान ने गल्फ में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन्स अटैक किए ताकि अमेरिका के सहयोगी देश प्रभावित हों और वो ट्रंप पर दबाव बनाए कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई को कम किया जाए। साथ ही हॉर्मुज में टैंकर्स और शिपिंग पर हमले से ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया है। इसके जरिए ईरान ने तेल की कीमतें बढ़ाई, शिपिंग ट्रैफिक व्यवस्था को ठप किया और वैश्विक ईंधन संकट पैदा किया है ईरान ने। और यही वजह है कि अब ईरान पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस जंग को एस्केलेट करना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका से उसकी जंग चलती रहे, यानी कि ईरान शांति का पक्षधर नहीं है, क्योंकि एमओयू हो चुका था, शांति बहाल थी। इसके बावजूद कुछ ट्रांसपोर्ट वाले जो शिप थे उस पर ईरान ने पहले हमला किया। एक तरफ मिडिल ईस्ट में फिर से बारूद बरस रहे हैं। इसके बाद ईरान पर सवाल उठ रहे हैं कि वो जंग को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ट्रंप अभी भी अपना ट्रंप कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बेताब है और उन्हें फोन कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि ईरान पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे हैं ट्रंप, जरा वो सुनिए। हमारे पास जीतने के कई रास्ते हैं, लेकिन सैन्य रूप से हम पहले ही जीत चुके हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और वो बहुत ही बुरी तरह से एक समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ ही देर पहले फोन किया था, वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या वो समझौता करने के लायक हैं। मुझे नहीं पता कि वो समझौते का सम्मान करेंगे या नहीं। यही मुख्य समस्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान के बड़े शहर और अहम शहर अमेरिकी सेना के टारगेट पर है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक का दावा किया। इस दावे के मुताबिक इस दौरान करीब 90 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सैन्य ठिकाने ईरान के थे। दावा यह भी है कि 3 लोगों की इसमें मौत। इस बार 7 ऐसे ठिकाने अमेरिका की बमबारी में शामिल थे जो हर लिहाज से ईरान को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, ऐसे 7 नए ठिकानों पर अमेरिका ने स्ट्राइक की। दूसरे दिन की एयर स्ट्राइक के दौरान अमेरिका ने बंदर अब्बास में भयंकर बमबारी की। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और नौसैनिक बंदरगाह है
और देश के समुद्री व्यापार और नौसेना का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान के बूशहर को निशाना बनाया। यह ईरान का एकमात्र एक्टिव परमाणु बिजली संयंत्र है। साथ ही फारस की खाड़ी में नौसैनिक गतिविधियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टारगेट नंबर 3 की बात करते हैं। ईरान के सिरीक में अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बहुत नजदीक है और इसी समुद्री रास्ते से दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए ईरान के लिए यह रास्ता रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह वाला टारगेट नंबर 3 था अमेरिका के लिए। ईरान का चाबहार शहर, यह ईरान का इकलौता बंदरगाह है जो सीधे हिंद महासागर में स्थित है और यह हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर होने के चलते व्यापार और सैन्य दोनों तरह से ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ईरान के केशम द्वीप पर भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जो कि फारस की खाड़ी का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है और यहां नौसैनिक ठिकाने, तेल गैस सुविधाएं, समुद्री मार्गों की निगरानी की व्यवस्था है और इसीलिए इन पर हमला करते हुए सीधे ललकारा है अमेरिका ने ईरान को। इसके अलावा लावान द्वीप, जो कि ईरान के प्रमुख तेल उत्पादन और तेल निर्यात केंद्रों में से एक माना जाता है। यहां से कच्चे तेल का उत्पादन और शिपमेंट दोनों होता है और यहां भी अमेरिकी सेना ने बमबारी करके तबाही मचा दी। ईरान के कई दूसरे शहर हैं जहां पर अमेरिका की तरफ से बमबारी की गई, जो कि दक्षिण पूर्वी ईरान का प्रमुख सैन्य और लॉजिस्टिक केंद्र माने जाते हैं। पाकिस्तानी सीमा और चाबहार इलाके को ये जोड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्ते पर बसे हुए शहर थे जिस पर अमेरिका ने हमला किया। और ये क्यों किया? क्योंकि ईरान ने पहले हमला करके उकसाया अमेरिका को और लोग इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शांति क्यों बहाल नहीं होने देना चाहता था ईरान? क्यों अमेरिका से सीधा लोहा लेना चाहता है ईरान? ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि अब जब अमेरिका कह रहा है कि हम इस बार नहीं छोड़ेंगे तो अमेरिका क्या करेगा और उससे कैसे निपटेगा ईरान? नव भारत सुपर 6 की बात, सुपर 6 में अब बात अगली स्टोरी की करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर एक अलग घमासान छिड़ा हुआ। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत 7वें आसमान पर है। अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच सीधी जुबानी जंग चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा पलटवार करते हुए सवाल दागा कि आखिर सपा सरकार के समय प्रदेश के मंदिरों का सौंदर्यीकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने विपक्ष पर देश की आस्था पर चोट करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो इस मुद्दे पर लीड लेना चाहते हैं, वो इस मुद्दे को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। उनका साफ कहना है कि सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलने वाला और पूरा राम मंदिर ट्रस्टी भंग होना चाहिए। तो सवाल ये कि क्या आस्था के केंद्र पर ये जो राजनीति हो रही है, ये 2027 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है? क्या वाकई सिर्फ जांच की बात से बात बन जाएगी या ये सियासी घमासान उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने जा रहा है? आज आपको पूरी कहानी हम समझाएंगे कि राम मंदिर का ये जो चढ़ावा चोरी वाला मामला है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरह से रोल प्ले कर सकता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच जारी है, ये आप सब जानते हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ जारी रखी। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पिता रविंद्र मिश्रा और चाचा रामेंद्र मिश्रा समेत एक सराफा कारोबारी विजय कौशल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आरोप है कि अनुकल्प दान के आभूषण चुराकर गलाने के लिए दे देता था और इसके बदले में वो रुपए लिया करता था और इसी से उसने संपत्तियां अर्जित की। लेकिन चढ़ावा चोरी के मामले में तीखी बयानबाजी का दौर अभी चल रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव है जो कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी करके भगवान श्री राम की मर्यादा को लोगों ने तोड़ा है। दूसरी तरफ है सीएम योगी आदित्यनाथ, वो समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हैं कि आखिर समाजवादी की सरकार में मंदिरों का सौंदर्यीकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके
आज तो घर घर गांव गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच कैसे जुबानी बयानबाजी चल रही वो आपने सुन लिया, लेकिन इस मामले को लेकर यानी कि चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस भी तीखा हमला बोल रही है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या उनकी चढ़ावा चोरी में कोई भागीदारी है। चढ़ावा चोरी में बीजेपी की हिस्सेदारी के स्पष्ट सबूत हैं, ये कांग्रेस मान रही है। क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जरा सुनिए। सनातन धर्म कहता है कि जो लोग चढ़ावे में चोरी करते हैं 60,000 साल तक के कीड़े बनते हैं। 60,000 साल तक के कीड़े, 60,000 साल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन धर्म कहता है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि वो इस चढ़ावे चोरी में भागीदारी रखती है और या फिर हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी के स्पष्ट प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह चित्रकूट में थे। भगवान कामतानाथ की उन्होंने परिक्रमा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिसर्स और साधु संतों के साथ पैदल परिक्रमा की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।